जय श्री कृष्ण। राधे राधे। टमू अकेडमी पर स्वागत है आप सभी का। राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर आज हम राजस्थान के दुर्ग कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर उसके बारे में जानेंगे। उसी के साथ में चित्तौड़गढ़ का किला पूरा पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान के दुर्गों का सामान्य परिचय लिया जाए तो राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ कोई छोटा या बड़ा दुर्ग न बना हुआ हो या गढ़ या गढ़ी बनी न हो। राजस्थान में दुर्ग निर्माण की जो परंपरा है बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी। राजस्थान के राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण और आक्रमण के समय प्रजा, पशुधन और संपत्ति की रक्षा हेतु दुर्ग बनवाए थे। राजस्थान के दुर्गों की जो प्रमुख विशेषता है वो देखिएगा, अधिकांश दुर्ग राजमार्गों और प्रमुख मार्गों पर बने हैं, ऊंची व दुर्गम पहाड़ियों पर निर्मित है, मजबूत और चौड़े परकोटों से ये सुरक्षित सुदृढ़ प्राचीरों से बने हुए हैं, कई मील के विशाल क्षेत्र में ये विस्तृत है। यहाँ पर राजस्थान के दुर्ग सुरक्षा के लिए अनेक प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं, सामूहिक जौहर के लिए स्थान होता है, जलाशयों, बावड़ियों व टांकों का निर्माण किया गया, किलों में सैनिकों के आवास गृह और सिलखाने शस्त्रागार का निर्माण किया गया। 13वीं सदी के बाद सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। विशेष जो आकृतियां होती है दुर्गों की उनके बारे में जानते हैं। कागमुखी दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो जिस पहाड़ी पर बना है उस पहाड़ी के आगे का जो बिल्कुल जो सकड़ी भाग है, आगे से जो संकड़ा होता है लेकिन पीछे की तरफ क्या होता है, चौड़ा होता है। यह दुर्ग सुरक्षा हेतु उत्तम होता है। उदाहरण के लिए मेहरानगढ़ का किला जोधपुर ले लिया जाए तो यह आगे से संकड़ा है और पीछे से आपका चौड़ा है। अब इस दुर्ग को सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम क्यों बोला गया? जैसे कोई आक्रमणकारी आएगा, संक्रेम मार्ग से प्रवेश करेगा तो अंदर की जो सेना है ना, संक्रेम मार्ग से आक्रमणकारी कम प्रवेश करेंगे तो उनको मारना आसान होगा, तो लगातार उनको मार के उनसे सुरक्षा की जा सकती है। छाजमुखी दुर्ग, जिस पहाड़ी के आगे का भाग चौड़ा हो और पीछे की तरफ से कर्म में चौड़ा हो, यानी कि पीछे की तरफ तो संकड़ा होना चाहिए और आगे की तरफ चौड़ा होगा तो ये छाजमुखी दुर्ग कहलाता है। जैसे कि दौसा का किला, ध्यान रखिएगा, कागमुखी में मेहरानगढ़ का किला, छाजमुखी में दौसा का किला। यहीं पर नेक्स्ट देखिए, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार किलों को किन वर्गीकरणों में बांटा गया है? तो जो कौटिल्य महात्मा हुए हैं, जो कौटिल्य जी हुए हैं, उन्होंने दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा है। ओदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। कौन कौन है? ओदक, पार्वत, धानवन, वन। ओदक, पार्वत, धानवन, वन। याद कीजिए, ओदक, पार्वत, वन, धन। ओदक, पर्वत, वन, धन। ओदक, पर्वत, वन, धन। क्या है? ओदक, पर्वत, वन, धन। किसने बांटे? कौटिल्य ने 4 प्रकार से। वहीं पर जो मनुस्मृति है उसने दुर्गों को 6 प्रकार में बांटा। धनु, मही, जल, वृक्ष, नृ, गिरि। धनु, ठीक है, एक तो हो गया धनु, दूसरा हो गया मही। 2, धनु यानी गाय, मही यानी भैंस। धनु मही। जल वृक्ष, जल से वृक्ष आया, वृक्ष आया तो फिर नृ यानी मनुष्य आया, नृ। और गिरि दुर्ग, क्या? गिरि दुर्ग। धनु, मही, जल, वृक्ष, नृ और गिरि। वहीं पर शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 प्रकारों में बांटा गया है। इस शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए गए, उनमें से एक अंग और क्या है? दुर्ग भी है, जिसमें दुर्गों को 9 प्रकार बताए गए। शुक्र नीति में जो दुर्गों के प्रकार बताए हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग माना गया। कौन सा? सैन्य दुर्ग। आइए यहाँ पर शुक्र नीति के 9 प्रकार के दुर्गों के बारे में जानते हैं। देखिएगा, पारिख, पारिद, जल, ओदक। पारिख, पारिद, जल जिसे ओदक कहते हैं, गिरी, धानवन, वन, सैन्य, सहाय और एरण, ये सारे क्या हैं? इसके दुर्ग हैं। किसके? अपने शुक्र नीति के अनुसार। पारिख, पारिद, जल, ओदक, गिरी, धानवन, वन, सैन्य, सहाय, एरण। अब इसको याद करने की ट्रिक है। पापा जल गिरकर धाए से वन में पारिक हुए। पापा जल गिरकर दाएं से वन में पारिक हुए, फिर सैन्य की सहाय से एरण गए, सैन्य की सहाय से एरण गए। तो यहाँ पे पा से पारिक, पा से पारिद, जल से ओदक दुर्ग, गिरकर से गिरी दुर्ग, दाएं से धानवन दुर्ग, वन से वन दुर्ग, पा से वापस पारिक दुर्ग आ रहा है, रिपीट हुआ है,
फिर सैन्य से सैन्य दुर्ग, सहाय से सहाय दुर्ग, एरन से एरन दुर्ग। यहीं पर देखिएगा दुर्गों की जो श्रेणियां हैं उनको बांटा जाए तो पारिक दुर्ग के कौन से दुर्गों को पारिक कहेंगे, किसको पारिद कहेंगे, किसको सैन्य कहेंगे, इनके उदाहरण राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो देखिएगा जो पारिक दुर्ग हैं जिसके चारों ओर गहरी खाइयां हो, क्या हो, गहरी खाइयां हो, उन्हें पारिक दुर्ग कहते हैं। जैसे लोहागढ़ का किला, जूनागढ़ का डीग का किला। जल और औद्योगिक दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरा हो, जैसे घाघरोन का, शेरगढ़ का और भैंस रोड का किला है। गिरी दुर्ग जो किसी ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और जयगढ़ आ गया। नेक्स्ट देखिएगा धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल बना हुआ हो वो धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसे जूनागढ़, भटनेर, जैसलमेर। वन दुर्ग चारों ओर वनों व कांटों से जो घिरा हुआ दुर्ग होता है वह वन दुर्ग कहलाता है। रणथंभौर, कुंभलगढ़ और सिवाना, कहाँ पर, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और सिवाना, ये दुर्ग वन दुर्ग है। सैन्य दुर्ग ये सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है। चतुरवीरों की सेना से ये सुसज्जित होता है। राजस्थान में इसका एग्जाम्पल चित्तौड़ को माना जा सकता है। यहाँ पर सहाय दुर्ग की बात की जाए तो ऐसा दुर्ग जिसमें वीर व बंधुजन रहते हो सहाय दुर्ग कहलाते हैं। तो राजस्थान के लगभग सारे किले ऐसे ही हैं। एरन दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके मार्गों में कांटे और पत्थर से परिपूर्ण हो, कांटे और पत्थर से, जैसे चित्तौड़ और जालोर का एरन दुर्ग आता है। वहीं पर पारित दुर्ग की बात की जाए, चारों ओर बड़ी दीवारों और परकोटों वाला दुर्ग, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर का किला। वहीं पर एक विशेष नोट ध्यान रखिएगा, रणथंभौर, कुंभलगढ़, सिवाना ये तीनों ही वन दुर्ग और गिरी दुर्ग दोनों में आते हैं। किसमें, वन दुर्ग और गिरी दुर्ग दोनों में, रणथंभौर, कुंभलगढ़, सिवाना। लेकिन जालोर हो गया, चित्तौड़ हो गया, ये आपके एरन दुर्ग है। कौन से हैं, एरन दुर्ग हैं। इसी के साथ में गिरी दुर्ग भी हैं। क्या है, गिरी दुर्ग भी हैं। अन्य श्रेणियों की बात की जाए तो भूमि और स्थल दुर्ग होते हैं। समतल भूमि पर जो निर्मित दुर्ग होता है उसे भूमि या स्थल दुर्ग कहते हैं। जैसे चोमू का किला, चोमू का किला कौन सा दुर्ग है, भूमि या स्थल दुर्ग है। गिरी गह्वर गुफा के रूप में बना हुआ दुर्ग होता है। किस रूप में, गुफा के रूप में। जैसे महाराणा प्रताप ने अपने मचिन के अंदर जब शस्त्रागार बनाया था हल्दी घाटी के युद्ध से समय, तो शस्त्रागार एक गुफा के अंदर बनाया था। तो जैसे ये गिरी गह्वर टाइप का दुर्ग हो गया था, गिरी गह्वर गुफा के रूप में बना दुर्ग। अब कर्नल जेम्स टोड से क्वेश्चन आता है कि कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गों के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा राजस्थान में ऐसा कोई छोटा राज्य नहीं मिलेगा जहाँ थर्मोपली जैसा युद्ध न हुआ हो, और न ही ऐसा कोई नगर मिलेगा जहाँ लियोनिडास जैसा वीर पैदा न हुआ हो। यानी कि राजस्थान को वीरों की भूमिका है, राजस्थान को युद्धों की भूमिका है। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर दुर्ग स्थापत्य से जुड़े जो अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो, भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। सेकंड में कौन आता है, मध्य प्रदेश आता है। राजस्थान का दुर्गों की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। कौन सा, तीसरा स्थान। देखिए राजस्थान में दुर्गों की स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस सभ्यता से मिलता है, तो प्रथम उदाहरण मिलता है कालीबंगा की सभ्यता से। कालीबंगा, हनुमानगढ़, कालीबंगा में खुदाई होती है। दुर्गों के स्थापत्य का क्या मिलता है, यहाँ पर उदाहरण मिलता है। अब उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग में बहुत सारे किले हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ का किला हम आज पढ़ने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके बारे में उक्ति है, बार बार पूछी जाती है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढैया। गढ़ में तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब क्या है, गड्ढैया है। बाकी वो दूर कहलाने, गढ़ कहलाने के लायक नहीं है। चित्तौड़गढ़ वाकई में गढ़ कहलाने के लायक है। अब चित्तौड़गढ़ के बारे में सबसे पहले उसके उपनाम जानते हैं कि उसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, इसे चित्रकूटगढ़ कहते हैं, इसे चित्रकूट कहते हैं। यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार है। कौन सा, चित्तौड़गढ़, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। इसे दुर्गाधिराज, दुर्गों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुर्गों का राजा, दुर्गाधिराज। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान के किलों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किलों का सिरमौर, राजस्थान के किलों का सिरमौर। इसे मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार।
यहाँ पर इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ पर एक विजय स्तंभ स्थित है। यहाँ पर बहुत सारी हिंदू मूर्तियां यहाँ पर इसके अंदर बनी हुई है, तो इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं। इसे वीरों का तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरों का तीर्थ। यहाँ पर 3 साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 3 साके, यानी कि इसे वीरों का तीर्थ कहते हैं। यहाँ पर वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का निर्माण कैसे हुआ, उसकी स्थिति क्या है? तो इसका जो निर्माता है वो चित्रांग मौर्य है, 7वीं शताब्दी का है चित्रांग मौर्य। इस वीर विनोद के अनुसार, जो श्यामल दास जी ने लिखा उसमें वीर विनोद के अनुसार ये कहते हैं चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया और इसका नाम चित्रकूट रखा। लेकिन समय के साथ में भाषा में अपभ्रंश हुआ और अपभ्रंश के कारण चित्रकूट चित्तौड़गढ़ कहलाने लग गया। क्या कहलाने लगा? चित्तौड़गढ़। अब पुनर्निर्माण इसका कौन करवाता है? तो इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा करवाता है। किस सदी में करवाता है? तो 15वीं शताब्दी में करवाता है। किस सदी में? 15वीं शताब्दी में। यह किस पहाड़ी या किस पठार पर बना हुआ है? तो मेसा के पठार पर बना हुआ है। कौन से पठार पर? मेसा के। ये अपरदित पठार है। कौन सा? अपरदित पठार है। यह मेसा के पठार पर है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 1850 की ऊंचाई पूछा है, तो मेसा के पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 1850 फीट है। कितनी है? 1850 फीट। वहीं पर चित्तौड़गढ़ का विस्तार एवं विशेषताएं देखी जाए तो यह 8 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है और 2 किलोमीटर चौड़ाई है। कितनी? 2 किलोमीटर चौड़ाई, 8 किलोमीटर लंबा है। यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 305 हेक्टेयर। कितना है? 305 हेक्टेयर। इसका आकार व्हेल मछली के समान है। किस मछली? व्हेल मछली के समान। राजस्थान का सबसे बड़ा ये लिविंग फोर्ट है। क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, आवासीय किला है। इस दुर्ग के अंदर खेती की जाती है। क्या की जाती है? खेती की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, चित्तौड़गढ़ का इतिहास जाना जाए तो 734 ईस्वी से 9वीं सदी के बीच का इतिहास बता रहा हूं मैं आपको। 734 ईस्वी बप्पा रावल काल भोज ने अंतिम जो मौर्य शासक था, 734 में अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को हराया। मान मौर्य को हराकर इस किले पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। इसके जो प्रथम विजेता है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, देखिए पूरा इतिहास बोलता है काल भोज बप्पा जो रावल था उसने मान मौर्य को हराया चित्तौड़ पर आक्रमण करके और इस पर अधिकार किया। तो शासक कौन बना सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला? मेवाड़ का शासक बप्पा रावल। लेकिन जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम विजेता रावल जैत्र सिंह है। कौन है? रावल जैत्र सिंह ने चित्तौड़ पर पहली बार अधिकार किया। प्रथम हमला रावल खुमान के समय। चित्तौड़ पर आक्रमण सबसे पहले कौन सा आक्रांता करता है? तो रावल खुमान के समय अफगानिस्तान के मामू, अफगानिस्तान का कौन शासक है? मामू है। उसने 8वीं सदी में यहाँ पर क्या किया? आक्रमण किया है। यहाँ पर ये जो कमामू हो गया ना, इसको क को हटा देना, इसी में मामू है। क्या है? मामू। मामू 8वीं सदी में यहाँ पर क्या करता है? आक्रमण। 9वीं शताब्दी में यह किला प्रतिहारों के अधीन रहता है। किनके अधीन? प्रतिहारों के अधीन चला जाता है। वहीं पर ये चित्तौड़गढ़ का किला 10वीं से 11वीं शताब्दी में परमार राजा मुंज ने गुहिलों से छीन लिया था। किससे? गुहिलों से। फिर परमारों का यहाँ पर क्या हुआ? शासन हुआ। 1133 ईस्वी में गुजरात का शासक जय सिंह सिद्धराज ने सोलंकी शासन स्थापित किया यहाँ पर। 1174 ईस्वी में सामंत सिंह ने पुनः गुहिलों का अधिकार स्थापित किया। कौन? सामंत सिंह ने। वहीं पर इसकी राजधानी नागदा का विनाश जैत्र सिंह के समय चित्तौड़ को पहली बार राजधानी बनाया गया था। विनाश के बाद में यहाँ पर नागदा का विनाश इल्तुतमिश करता है और फिर इसका यहाँ पर जो पुनः राजधानी कौन बनाता है? चित्तौड़गढ़ के। चित्तौड़ को पहली बार राजधानी जैत्र सिंह बनाता है नागदा के विनाश के बाद में। ओके। फिर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया और अपने बेटे को यहाँ का अधिकारी बनाकर इस किले का नाम रखा खिजराबाद। क्या रखा? खिजराबाद। नेक्स्ट देखिएगा, चित्तौड़ का जो इतिहास है 1326 ईस्वी से 1544 के बीच का। 1326 ईस्वी में महाराणा हमीर ने सिसोदिया शाखा का शासन शुरू किया। किसने? महाराणा हमीर आए, इन्होंने सिसोदिया शाखा का शासन शुरू किया क्योंकि 1303 में
यहाँ पर रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ पर रावल शाखा खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सिसोदिया शाखा यहाँ से शुरू होती है। 1535 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह का यहाँ पर अधिकार होता है। 1536 से 1540 में दासी पुत्र बनवीर इस पर अधिकार कर लेता है। 1540 ईस्वी में यहाँ पर महाराणा उदय सिंह ने बनवीर से इस किले को छीन लिया और अपने अधिकार में ले लिया। फिर 1544 में शेरशाह यहाँ पर आक्रमण करता है, लेकिन उदय सिंह शेरशाह की अधीनता स्वीकार करके शेरशाह को चाबियां सौंप देता है। क्या कर देता है? चाबियां सौंप देता है। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ 1567 से 1615, 1567 से 68 के बीच में तीसरा शाखा होता है। अकबर आक्रमण करता है। उदय सिंह के समय यहाँ पर युद्ध होता है और यहाँ पर शाखा में ये जो कल्लाजी राठौड़, वीर फतेह सिसोदिया और जयमल राठौड़ यहाँ पर शहीद होते हैं। वहीं पर कल्लाजी राठौड़ यहीं से 4 हाथों वाले देवता के रूप में फेमस होते हैं। 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि होती है। महाराणा अमर सिंह के समय जहांगीर ने चित्तौड़ किला महाराणा अमर सिंह को लौटाया था। जहांगीर और अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह के बीच में यह संधि होती है। उसके बाद में अमर सिंह जी राजनगर राजसमंद झील के किनारे अपना निर्वास निकालने चले जाते हैं, क्योंकि वो इस संधि से सहमत नहीं थे। आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता कौन है? तो महाराणा कुंभा है। इन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया, 7 दरवाजों का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का इन्होंने निर्माण करवाया, महल आदि बनवाए। अब एक एक चीज को जानेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ के जो 7 प्रवेश द्वार हैं, देखिएगा, पाटन पोल प्रथम प्रवेश द्वार है, जहां पर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। बाघ सिंह प्रतापगढ़ जो आज का वर्तमान जिला है, वहां के पहले सामंत हुआ करते थे। पाटन पोल प्रथम प्रवेश द्वार पर बाघ सिंह का स्मारक। भैरव पोल पर भैरवदास सोलंकी के नाम पर स्मारक बना हुआ है। ये भी जो आपका बहादुर शाह था 1535 में जब आक्रमण करता है ना, तब यहाँ पर भैरवदास जी भी शहीद हुए थे। तो भैरव पोल पर भैरवदास सोलंकी का स्मारक है। हनुमान पोल पर जयमल और कल्ला जी की छतरियां बनी हुई। किसकी? जयमल राठौड़ और कल्ला जी राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। अब इनको याद करने का क्या तरीका है, देखिएगा, नीचे आपके 4 पोल और आ रही है, उनको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। गणेश पोल चौथी, 5वीं है जोडन पोल, जिसे जोडला पोल कहते हैं, 6ठी है लक्ष्मण पोल और राम पोल अंतिम पोल है। इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है। अब इन 7 प्रवेश द्वारों को कैसे याद करोगे? पाडन भैरव ने हनुमान गाकर जोड़ लक्ष्मण राम बने। क्या बने? जोड़ लक्ष्मण राम बने। पाडन से पाडन पोल, भैरव से भैरव पोल, हनुमान से हनुमान पोल, यहाँ पे जोडन से जोडला पोल, लक्ष्मण से लक्ष्मण पोल, राम पोल से, यहाँ पे राम से राम पोल आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपके कुछ और एक्स्ट्रा दरवाजे हैं, उनके बारे में देखिएगा। यहाँ पर जो सूरज पोल है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पोल है सूरज पोल, जो पूर्व दिशा में स्थित है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। यहाँ का प्रवेश द्वार है। त्रिपोलिया दरवाजे की बात की जाए तो किले के अंदरूनी भाग में बनी हुई है। किला तो है ही है, किले के बार की पोले होगी। अब अंदर की तरफ भी एक पोल बनी हुई है, जिसे त्रिपोलिया दरवाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपोलिया दरवाजा कहते हैं। वहीं पर एक बिक्का खो बुर्ज है। कौन सी? बिक्का खो बुर्ज, जो इसकी प्रमुख बुर्ज कहलाती है। किसकी? चित्तौड़गढ़ की। बिक्का खो बुर्ज का बार प्रश्न आया हुआ है। बिक्का खो बुर्ज कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के जो प्रमुख जल स्रोत है उसके बारे में जानते हैं। कुकड़ेश्वर कुंड है, रत्नेश्वर तालाब है, महाराणा रतन सिंह द्वारा निर्मित। भीमलत कुंड है, जो किंवदंती के अनुसार भीम ने एक लात मारी उससे निर्मित हुआ। चित्रांग मोरी तालाब है, चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। गोमुख कुंड है, समिदेश्वर मंदिर के पास पवित्र कुंड। पद्मिनी तालाब है, पद्मिनी महल के पास में स्थित है। इसी के साथ में देखिएगा, नेक्स्ट आपका जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसको पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर कुंभा के जो महल है यहीं पर स्थित है। किसके? चित्तौड़गढ़ में कुंभा के महल। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित यह स्थित कंवरपदा में ही सांगा के पुत्र, यहाँ पर महाराणा कुंभा ने महल बनवाए, जिसमें कंवरपदा के महल है। यहाँ पर राणा सांगा का पुत्र था उदय सिंह, उसका यहाँ पर जन्म होता है। पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा इसी महल में की और अपने पुत्र चंदन का बलिदान की जो घटना है, जो बलिदान दिया, वो भी यहीं पर दिया। कंवरपदा के महल सांगा ने मीराबाई के लिए बनवाए थे।
किन महलों में? महाराणा कुंभा के महलों में कंवरपदा के महल, रानी पद्मिनी के महल पद्मिनी तालाब के उत्तरी तट पर बने हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रमुख महल एवं हवेलियों की बात की जाए तो यहाँ पर रतन सिंह पैलेस है। कौन सा? रतन सिंह पैलेस। महाराणा रतन सिंह जो द्वितीय थे, सेकंड थे, उनके द्वारा निर्मित है। पास में ही रत्नेश्वर तालाब है, रत्नेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है। फतेह प्रकाश महल, ये देखो ये यहाँ पर नवीनतम है, महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित है। वर्तमान में इसमें राजकीय म्यूजियम संचालित है। फतेह सिंह जी के द्वारा ये जो यहाँ पर निर्माण है, फतेह प्रकाश महल का निर्माण हुआ और वर्तमान में यहाँ पर कौन सा म्यूजियम संचालित है? राजकीय म्यूजियम संचालित है। गोरा बादल महल, पद्मिनी के जो काका और भतीजा थे गोरा बादल, उनके महल बने हुए हैं। पद्मिनी महल के दक्षिणी पूर्व के अंदर बने हुए हैं गोरा बादल के महल। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार। नवलखा भंडार कहो या 9 कोठा भंडार मकान कहो, यह बनवीर के द्वारा निर्मित अधूरा लघु दुर्ग है। क्या है? अधूरा लघु दुर्ग है। इसे बनवीर की दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनवीर की दीवार कहा जाता है। हिंगलू आहाड़ा के महल, डूंगरपुर के आहाड़ा जो सरदार थे, कौन थे? आहाड़ा सरदार थे, इनके यहाँ पर महल बने हुए हैं जिन्हें हिंगलू आहाड़ा के महल कहा जाता है। जयमहल की हवेली यहाँ पर बनी हुई है। जयमहल की जो हवेली है वह हवेली निर्माण उदय सिंह के काल में होता है। कब होता है? उदय सिंह के काल में होता है। जयमल राठौड़ पर अकबर आक्रमण कर देता है। जयमल राठौड़ नागौर छोड़कर उदय सिंह के शरण में चला आता है। तब यहाँ पर उदय सिंह जी जयमल की हवेली का निर्माण भी करवाते हैं और उसके यहाँ पर शरण देते हैं। वहीं पर चित्तौड़गढ़ के अंदर एक लाखोटा बारी बनी हुई है। लाखोटा बारी दुर्ग में पूर्वी दिशा में एक छोटा सा दरवाजा है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में एक और दरवाजा कौन सा है? सूरज पोल। ध्यान रखिएगा, छोटा दरवाजा कौन सा है? लाखोटा बारी है। कौन सा? लाखोटा बारी। यहाँ पर कालिका माता मंदिर बना हुआ है। कौन सा? कालिका माता का मंदिर। यह मूल रूप से सूर्य मंदिर था, लेकिन बाद में इसे कालिका माता का मंदिर बना दिया जाता है। यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है। तुलजा भवानी का मंदिर, यहाँ का जो शासक था बनवीर, दासी पुत्र बनवीर ने यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया था। समिदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे हम यहाँ पर परमार राजा भोज द्वारा निर्मित मानते हैं। इसका समिदेश्वर मंदिर का पुनरुद्धार यानी कि वापस निर्माण कौन करवाता है? तो राजा मोकल करवाता है। कौन करवाता है? राणा मोकल। समिदेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोकल का मंदिर, इसका निर्माण राजा भोज द्वारा करवाया गया था। परमार शासक थे भोज, इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ में परमार शासन कर चलाया था। यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर स्थित है। 1449 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार होता है। कौन करता है? कुंभा। कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार कौन करवाता है? कुंभा करवाता है। 1449 में इसका जीर्णोद्धार होता है। मीराबाई का मंदिर, मीराबाई के पति की मृत्यु होने के बाद में निर्माण इसका महाराणा सांगा करवाता है, क्योंकि मीरा अकेली रहती थी तो मीरा का भक्ति भावना में मन लगता था। भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अच्छी भक्त थी, तो मीराबाई के लिए महाराणा सांगा किसका निर्माण करवाते हैं? तो मीराबाई का मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इसी मीराबाई के मंदिर के सामने संत रैदास की छतरी बनी हुई है, जिसका निर्माण किसने करवाया? तो मीराबाई ने करवाया। यहाँ पर एक श्रृंगार चवरी स्थित है। अब ये श्रृंगार चवरी क्या है? मूलतः शांतिनाथ का क्या है? जैन मंदिर है। क्या है? शांतिनाथ जी का जैन मंदिर है, जिसे क्या कहा जाता है? श्रृंगार चवरी कहा जाता है। यहाँ पर सतबिस देवरी स्थित है। 11वीं सदी में निर्मित एक भव्य जैन मंदिर है। कब बना? 11वीं सदी के अंदर बना। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है, जिसे क्या कहते हैं? सतबिस देवरी कहते हैं। यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर है। बाण माता का मंदिर है। गुहिल वंशों की कुल देवी कौन है? बाण माता। इनका मंदिर कहाँ? चित्तौड़ में। अन्नपूर्णा या बरबड़ी माता का मंदिर, अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता का मंदिर, इसका निर्माण महाराणा हमीर करवाते हैं। कौन करवाते हैं? हमीर। यहाँ पर अन्य देखिएगा, अन्य मंदिर में रत्नेश्वर महादेव मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुकड़ेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। अब हम बात करते हैं विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा करवाते हैं। महाराणा कुंभा इसका निर्माण क्यों करवाते हैं? क्योंकि इन्होंने सारंगपुर युद्ध को विजित किया था। कौन सा युद्ध? सारंगपुर युद्ध का विजित किया। इन्होंने 1437 ईस्वी में
यह उपलक्ष्य जीता था सारंगपुर का युद्ध, उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया, जिसमें मालवा के शासक महमूद खिलजी को प्रथम को महमूद खिलजी जो फर्स्ट था उसको 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा महाराणा कुंभा ने और इसको जीता। तो ये आपको याद रखना है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये 1437 में लड़ा गया। किन के बीच लड़ा गया, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में लड़ा गया। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ का निर्माण होता है। निर्माण का काल 1440 से 1448 से 8 सालों तक इसका काम चला था, यानी कि 1440 में प्रारंभ होता है, 1448 में पूर्ण होता है। लागत इसका निर्माण उस समय के 30 लाख रुपए थे, यानी देख लीजिए आज 30 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं आज भी, लेकिन उस समय में जब महाराणा कुंभा थे तब उन्होंने 30 लाख रुपए खर्च करके क्या बनाया था, इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसकी बनावट में कौन से पत्थर का यूज हुआ है, तो सबसे पहले इसमें एक तो मार्बल का यूज किया गया, सफेद संगमरमर का। दूसरा यहाँ पर बलुआ पत्थरों का यूज हुआ है। इसकी ऊंचाई 122 फीट है। कितनी है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है। यह 9 मंजिला है। कितना है, 9 मंजिला, 122 फीट ऊंचा, 9 मंजिला। इसमें 157 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं, 157 सीढ़ियां हैं। एक बार बिजली गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसका निर्माण कौन करवाता है, जीर्णोद्धार कौन कराता है, ये लिए आपके लिए अभी टास्क है, आप सोचिए, तब तक मैं आपको आगे और पढ़ाता हूँ। यहाँ का जो प्रवेश द्वार है, कीर्ति स्तंभ के द्वार से ये प्रवेश करते ही जनार्दन की मूर्तियां दिखाई देती है। कौन सी, जनार्दन की मूर्तियां कहाँ दिखाई देती है, प्रवेश द्वार पर। प्रथम जो मंजिल आती है उस पे पार्श्व में अनंत, ब्रह्मा और रुद्र की मूर्तियां दिखाई देती है। दूसरी मंजिल पर पार्श्व के ताकों में अर्धनारीश्वर और हरिहर की मूर्तियां हैं। तीसरी मंजिल में विरंची, जयंत, नारायण, पितामह की मूर्तियां हैं। इस मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। किस मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर। अब हम बात करते हैं चौथी मंजिल की। चौथी मंजिल में त्रिखंडा, हरिसिद्ध, पार्वती, हिंगलाज, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंधर्व, कार्तिकेय एवं विश्वकर्मा की मूर्तियां बनी हुई है। पांचवी मंजिल पर लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, ब्रह्मा, सावित्री की मूर्तियां बनी हुई है। यहीं पर जो छठी मंजिल है वहां पर सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाल की मूर्तियां बनी हुई है। सातवीं मंजिल में यहाँ पर वराह, नरसिंह, रामचंद्र, बुद्ध आदि विष्णु के अवतारों की मूर्तियां हैं। आठवीं, ये देखिए यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न है, विष्णु के अवतारों की मूर्तियां चित्तौड़गढ़ की कौन सी मंजिल में बनी हुई है, तो 7वीं मंजिल में। 8वीं मंजिल की बात की जाए, यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल, देखिए मैंने आपको टास्क दिया था, आ गया। यहाँ पर 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई थी और वो नष्ट हो गई थी, तो इसका जीर्णोद्धार यानी कि पुनर्निर्माण कौन करवाता है, तो महाराणा जो स्वरूप सिंह थे, कौन थे, स्वरूप सिंह इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। विजय स्तंभ के शिल्पी के बारे में विशेष तथ्य देखिएगा। यहाँ का जो प्रमुख शिल्पी था जेता और उसके पुत्र नापा थे। जेता और नापा, जेता, नापा, पोमा, पुंजा। कौन थे, जेता, नापा, पोमा, पुंजा। लेकिन जो आरसी अग्रवाल है, कौन है, श्री आरसी अग्रवाल, वो कहते हैं कि विजय स्तंभ के शिल्पियों के नामों की सूची में शिल्पी जेता के पुत्रों में भूमि, चुथी और बलराज भी थे। जेता, नापा, पोमा, पुंजा। नापा, पोमा, पुंजा तो इसके पुत्र ही है, जेता भी है, लेकिन इसके 3 पुत्र और है, भूमि, चुथी और बलराज। कौन है, भूमि, चुथी, बलराज। कौन कहता है, श्री आरसी अग्रवाल जी कहते हैं, आरसी अग्रवाल जी। दूसरी और 5वीं मंजिल में भी शिल्पी, देखिएगा यहाँ पर तथ्य दिया जाता है कि दूसरी और 5वीं जो मंजिल है उसमें शिल्पी जेता, उसके पुत्र नापा, पोमा, पुंजा की क्या बनी हुई है, आकृतियां बनी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, विजय स्तंभ के उपनामों के बारे में जानते हैं। यह राजस्थान की ऐसी प्रथम इमारत है जहां पर, देखिए उपनाम और महत्वपूर्ण तथ्य ले रहे हैं हम। ये राजस्थान की ऐसी प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का, 1 रुपए का डाक टिकट। प्रथम इमारत है राजस्थान की। यह स्तंभ कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, अतः इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसमें जगह जगह पौराणिक कथाएं लिखी हुई है तथा देवी देवताओं की क्या बनी हुई है, मूर्तियां बनी है। इसे हिंदू देवी देवताओं का क्या कहते हैं, इसे हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम कहते हैं, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में मूर्तियां बनी हुई है।
गोपीनाथ जी शर्मा ने इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा? तो गोपीनाथ जी जो शर्मा थे, इन्होंने इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा है। डॉक्टर गोड्स ने इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। अब डॉक्टर गोड्स से क्या कहते हैं? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं और इसे शब्दकोश भी कहते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे डॉक्टर उपेंद्र नाथ डॉक्टर उपेंद्र नाथ इसे विष्णु ध्वज के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? डॉक्टर उपेंद्र नाथ इसे विष्णु ध्वज कहते हैं। इसको ये सारी चीजें आपको याद रखनी, किसने क्या कहा है, इसे कौन सा म्यूजियम कहा जाता है, इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ। अब देखिए, इसको इतिहासकारों के कथन है कि गौरीशंकर हीराचंद जी जो ओझा हैं, GH ओझा, इसे पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य कोश कहते हैं। फर्ग्यूसन आया तो इसने यहाँ पर इसे रूस के यहाँ पर टार्जन से इसकी तुलना की है। किससे? टार्जन। इसकी तुलना टार्जन से की किसने? फर्ग्यूसन ने। यहाँ पर ये रूक के टार्जन, ये थोड़ा सा गलत छप गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की है? तो टार्जन टावर से की है। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं, दिल्ली का कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड। यहाँ पर प्रतीक चिन्ह के रूप में विजय स्तंभ को कहाँ का लिया गया है? तो माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है आपका अजमेर का, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है संकेत चिन्ह के रूप में। वहीं पर राजस्थान पुलिस भी इस विजय स्तंभ को प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाती है, अपने लोगों के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, कीर्ति स्तंभ की जो प्रशस्ति एवं जैन कीर्ति स्तंभ है उसके बारे में जान रहे हैं। जो कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति है वो 1460 ईस्वी में लगाई गई। कब? 1460 ईस्वी में, 3 दिसंबर 1460 में। कब? 3 दिसंबर 1460 में। इसके रचयिता कौन है? कवि अत्रि व उसका पुत्र महेश है। रचयिता कौन है? कवि अत्रि और उसका पुत्र महेश है। किसका निर्माण करते हैं? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण करते हैं। कब करते हैं? 1460, 3 दिसंबर 1460, अत्रि और महेश। याद रखिएगा। यह विजय स्तंभ की सबसे ऊपरी मंजिल में लगा हुआ है। इसमें 2 शिलाएं विद्यमान है, बाकी की खो चुकी हैं। कितनी? 2 शिलाएं ही अभी वर्तमान में विद्यमान है। इसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। अब हमीर को विषम घाटी पंचानन किस शिलालेख के अंदर कहा गया है? तो यहाँ पर आपकी कीर्ति स्तंभ की जो प्रशस्ति है वहां पर इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया। विकट आक्रमणों में सिंह के समान। कौन? राणा हमीर। अब मैं बात करता हूं जैन कीर्ति स्तंभ की। यहाँ पर तुलनात्मक प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के बारे में। इसका निर्माण देखिएगा, ऐसा प्रश्न आया था कि विजय स्तंभ का निर्माण पहले हुआ था या कीर्ति स्तंभ का? तो जो कि आपका जो यहाँ पर जैन कीर्ति स्तंभ है ना, इसका निर्माण 1301 में होता है। कब होता है? 1301 में। और जो विजय स्तंभ है ना, उसका निर्माण आपका हुआ था 1440 से शुरू होकर 1448 तक। कब से? 1440 से 1448 इसका निर्माण था। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जैन जो कीर्ति स्तंभ है वो सबसे पहले बन चुका था। अब जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण कौन करवाता है? तो इसका निर्माण बगेरवाल जीजा और उनके पुत्र पुण्य सिंह के द्वारा 1301 में निर्मित होता है। ये किसको समर्पित है? ये आदिनाथ, जो प्रथम जैन तीर्थंकर है आदिनाथ ऋषभदेव, इनको समर्पित है। ये कितना फीट ऊंचा? 75 फीट ऊंचा है। 7 मंजिला स्तंभ है। वो कितना फीट था? 120 फीट आपका, सॉरी यहाँ पर आपका 120 फीट और 9 मंजिला वो आपका इस स्थल ऊंचा था। ओके, वहीं पर आपका ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है 75 फीट ऊंचा और 7 मंजिला स्तंभ है। अब हम राजस्थान के जो चित्तौड़ के शाखे हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर प्रथम जो शाखा है 1303 ईस्वी में होता है। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था और रावल रतन सिंह यहाँ का शासक था। यहाँ का इसके अंदर क्या होता है, एक अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी जो थी उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो चुका था, उसे पद्मिनी चाहिए थी। अब रावल रतन सिंह, नहीं शासक राजपूत हैं, हम अपनी पत्नियां कैसे दे सकते हैं ऐसे। ओके, और उसको अलाउद्दीन खिलजी को एक चाहत और थी। ये तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, पद्मिनी चाहिए थी, ये तो जो आपका
ग्रंथ है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने लिखा उसके अनुसार है। लेकिन रियलिटी की कंडीशन ये थी कि जो चित्तौड़गढ़ का किला था ना, चित्तौड़गढ़ के किले से जब ये अलाउद्दीन की खिलजी की सेना गुजरात आक्रमण पर जा रही थी, तो यहाँ पर रावल रतन सिंह से पहले रावल समर सिंह थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उससे कर वसूला था। क्या किया था? कर वसूला था, इसका बदला लेना था। दूसरा, चित्तौड़गढ़ एक सामरिक पथ, यानी कि जो मालवा जाने का द्वार है, प्रवेश द्वार, गुजरात जाने का रास्ता, उस रास्ते में पड़ता था। तो उसे अलाउद्दीन खिलजी को ये चाहिए था, बस अब यहाँ पर रोज रोज में कर नहीं दे सकता। तो इसने क्या किया, इस पर आक्रमण कर दिया। 26 अगस्त 1303 को यहाँ पर आक्रमण के कारण जौहर होता है। पद्मिनी व अन्य जौहर करती है। रतन सिंह के सेनापति घोड़ा बादल चाचा भतीजे वीर गति को प्राप्त होते हैं। रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को अपने पुत्र खिजर खां को सौंपा और खिजरा बाद इसका नाम रख देता है। वहीं पर चित्तौड़गढ़ के इतिहास में 3 प्रसिद्ध शाखाओं में जो दूसरा शाखा है वो 1535 में होता है। यहाँ का शासक उस समय विक्रमादित्य था। छोटे थे इसलिए इनको बूंदी भेज दिया गया, क्योंकि बूंदी इनका ननियाल था। यहाँ का जो आक्रमणकारी था वो था गुजरात का शासक बहादुर शाह, इसका सेनापति था रूमी खां। बहादुर शाह से इस किले को जीता नहीं जा रहा था। रूमी खां ने इसकी सहायता की। मेवाड़ी की जो सेना थी उसका नेतृत्व रावल बाघ सिंह ने किया। बाघ सिंह कहाँ का था? प्रतापगढ़ से। इन्होंने क्या किया, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रानी जो कर्मावती थी वो विक्रमादित्य की बहन थी, और यहाँ पर एक माता थी कर्मावती, और यहाँ पर जवाहरबाई थी वो विक्रमादित्य की रानी थी। इन्होंने क्या, दोनों ने मिलकर जौहर किया। इस युद्ध का वर्णन वीर विनोद श्यामल दास भी इसका वर्णन करते हैं 1535 में। चित्तौड़गढ़ के बारे में जाने तो चित्तौड़गढ़ के जो तीसरा शाखा है उसके बारे में 1567 में होता है। आक्रमणकारी अकबर होता है। शासक यहाँ का महाराणा उदय सिंह है। युद्ध यहाँ पर अकबर की सेना से जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ करते हैं। उदय सिंह पीछे के दरवाजे से कुंभलगढ़ के पहाड़ी इलाकों में निकल जाता है। यहीं पर 25 फरवरी 1568 ईस्वी को जयमल पता कला राठौड़ वीरगति को प्राप्त होते हैं। रानी फुल कवर जो फतेह सिसोदिया की रानी थी उनके नेतृत्व में जौहर होता है। यहाँ पर अकबर कत्लेआम करवाता है। 30,000 से अधिक लोगों का क्या हुआ? कत्लेआम हुआ। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी भी क्या करवाता है? कत्लेआम करवाता है। 2 बार शाकों में कत्लेआम हुआ है। कब? अलाउद्दीन खिलजी और अकबर के समय। वहीं पर चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़ी बुर्ज और मोहर मंगरी के नाम से जिसे जाना जाता है वो देखिएगा। दुर्ग का जो अंतिम जो दक्षिणी बुर्ज है, कौन सा दक्षिणी बुर्ज, उसे चित्तौड़ी बुर्ज कहते हैं। इसके नीचे एक कृत्रिम टीला बना हुआ। कौन सा कृत्रिम टीला? जो 1567 के आक्रमण के समय अकबर ने किले पर आक्रमण करने हेतु मजदूरों को एक तगारी पर एक मोहर देकर बनवाया। कितनी? एक सोने की मुद्रा दी और बोला कि एक एक तगारी डालो भैया वहां पे। तो यहाँ पर जो बुर्ज मोहर मगरी बनी हुई है, तो मोहर देके जो मंगरी बनाएगी उसे मोहर मगरी का, और दक्षिणी जो बुर्ज है उसे चित्तौड़ी बुर्ज कहते हैं। 1567 की बात है ये। ह्यून केसन का कथन, ह्यून जो केसन है वो कहता है कि चित्तौड़ के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है मानो मैं किसी भीमकाय जहाज की छत पे चल रहा हूँ। ओके, ये कौन कहता है? ह्यून कैन कहता है। जौहर स्थल इसे वर्तमान में मिट्टी से क्या कर दिया गया है? भर दिया गया है, इसे खाली छोड़ा नहीं गया है। वहीं पर चित्तौड़गढ़ की जो दूसरी चीजें देखिएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। 21 जून 2013 को 6 किले घोषित किए गए थे, जिनमें चित्तौड़गढ़ भी शामिल है। 2018 ईस्वी में इस किले पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। कब? 2018 में। इतिहासकार यदुनाथ सरकार कहते हैं। अब यदुनाथ सरकार का कथन याद रखने योग्य है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। मेवाड़ में यदि किसी ने हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ को देख लिया तो समझ लो उसने सब कुछ देख लिया। यदि इन्हें नहीं देखा तो सब कुछ देखने के बाद भी समझो उसने कुछ नहीं देखा। घोड़ा बादल एक हिंदी कविता है। इसका निर्माण पंडित नरेंद्र मिश्रा करते हैं। कौन करते हैं? नरेंद्र मिश्रा। किसकी रचना? घोड़ा बादल की। घोड़ा बादल और पद्मिनी की चौपाई, इसकी रचना कौन करते हैं? हेमरतन सूरी होते हैं। हेमरतन सूरी इसकी रचना करते हैं। घोड़ा बादल और पद्मिनी की चौपाई। ओके, नेक्स्ट कुंभलगढ़ दुर्ग जो आ रहा है राजसमंद के अंदर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें, हम आपकी तैयारी में इसी प्रकार हेल्प करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।